बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। There is enough light for one who wants to see। जो काम हम करना चाहें हमारे लिए मौके बहुत मौजूद हैं। All things are easy that are done willingly। अगर हम काम करना चाहें तो तमाम काम, हर चीज़, हर बात हमारे लिए आसान हो जाती है। सबसे मुश्किल काम ही यही है कि हमारी विल डेवलप नहीं हो पाती। अगर हम इसमें कामयाब हो जाएं कि हमारी विल डेवलप हो जाए तो फिर हमारे काम कर लेंगे और थकन होगी ही नहीं। जो मैं स्टूडेंट्स को एग्जांपल दिया करता हूँ कि जब आप मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे को स्कूल से सारा कुछ पढ़ने के बाद घर वापस जा रहे होते हैं तो आप थकावट महसूस करते हैं, थके हुए होते हैं। लेकिन जब फ्राइडे को जा रहे होते हैं तो फिर थकन महसूस नहीं होती। तो उसकी क्या वजह है? पढ़ते तो उस दिन भी हैं, काम तो उस दिन भी करते हैं। और जैसे आम दिनों में हो सकता है आपके साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हों या कोई भी बात ऐसी होती है जो आपके मुताबिक नहीं होती तो आप उसका बर्डन लेते हैं। तो वो फ्राइडे को भी तो लेते हैं, लेकिन फ्राइडे को जाते हुए एक बात आपके जहन में होती है, वो ये कि सैटरडे संडे ऑफ है। उस ऑफ होने की बात को, जबकि अभी तक वो ऑफ स्टार्ट नहीं हुआ, वो तो कल स्टार्ट होगा, लेकिन जाते जाते ही आपके जहन में एक फेवर होती है कि कल और परसों हमने नहीं पढ़ना। उस एक बात को सोच के भी हम बहुत इजी हो जाते हैं, हमें बर्डन फील नहीं हो रहा होता। तो ऐसा ही है कि अगर हम चीज़ों को ऐसे सोचना शुरू हो जाएं तो फिर हमारी मुश्किलात आसान हो जाएं। और ये है आसानियाँ अता होना अल्लाह की तरफ से। यानी काम से जान छुड़ाने में आसानी नहीं है, वो तो अवॉइड करना है, वो तो फिर आपकी लर्निंग ही नहीं होगी। आसानी ये है कि काम जो आप करना चाह रहे हैं वो मुश्किल हो लेकिन आपके लिए आसान हो जाए। तो वो विल डेवलप करने से होगा। और कंसंट्रेशन दो चीज़ों से मिलकर बनती है, एक है अटेंशन, दूसरा है इंटरेस्ट। ये दोनों चीज़ें डेवलप हो जाएं तो कंसंट्रेशन हो जाती है। अपने आप को एक्टिविटी में इन्वॉल्व कर दें, आपकी एक्टिविटी इजी हो जाएगी और लर्निंग आसान हो जाएगी। और उसको रिटेन करना भी आपके लिए आसान होगा, उसको बार बार प्रिपेयर नहीं करना पड़ेगा। टेक लर्निंग जस्ट वंस, बस एक दफ़ा लर्निंग के लिए कोशिश करें और उसमें सारे एस्पेक्ट्स जितने बताए जा रहे हैं उन सब को परसीव करने की कोशिश करें। अगर आपका परसेप्शन लेवल एलिवेट होता रहे तो एक लेवल आएगा कि जो आपको कुछ भी समझाने वाला है, ज़रूरी नहीं कि पढ़ने पढ़ाने के कामों में हम लगे हुए हों, हम कोई भी कहीं पे बात समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, देख रहे हैं, हमारा परसेप्शन लेवल अगर एलिवेटेड है हम आसानी से चीज़ों को समझ लेंगे और उनको अप्लाई करते हुए हमें हेजिटेशन नहीं होगी। हम कॉन्फिडेंटली उनको अप्लाई करेंगे या परफॉर्म करेंगे। ओके, विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर द पेपर अहेड। SLO हमारा है, बोर्ड के मुताबिक जो SLO सेट किए गए हैं वो मैथ्स की बुक, मैथ्स की 9th की बुक का सेक्शन बी में आने वाले क्वेश्चन, और SLO नंबर 7 है, सेक्शन बी में आएगा ये क्वेश्चन। तो इसके मुताबिक हमारे पास क्या होना चाहिए? अप्लाई कॉन्सेप्ट्स फ्रॉम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री टू रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स सच एज एविएशन एंड नेविगेशन, लैंडस्केप, मैप रीडिंग, लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड। हम जितने हमने लाइंस ड्रा करना या लाइंस लिखना डेवलप करना सीख लिया है मैथमेटिक्स में, उन सब को इस एक्सरसाइज में हमने अप्लाई करना है, विच इज़ अकॉर्डिंग टू NBF कोर्स exercise 8.4. Okay, we proceed towards the exercise. Question number 1. Nasir sold fruiter at rupees 120 per dozen and Shakri Malta at rupees 150 per dozen and earned rupees 1200. Write an equation in the standard form that describes the situation. ये अब पहली रिक्वायरमेंट है। और दूसरा, if he sold 4 dozen of शक्री माल्टा, how many dozens of fruiters he sold? बहुत अच्छा हुआ है, हम जितने क्वेश्चंस पिछले सालों में कराते रहे वो सब फॉरेनर से रिलेटेड होते थे,
नेम उनके होते थे, बातें उनकी होती थी, चीज़ें उनकी होती थी, हमारे सोसाइटी से मैच नहीं करती थी बातें। अब ये ऐसे क्वेश्चंस आ गए हैं, इस एनबीएफ बुक में शामिल किए गए हैं। और मैं शुक्र करता हूँ अल्लाह का, और उसके बाद उन लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने ये काम किया कि हमारी रियल लाइफ से हमारी बातें हमें बताएं और हम उनको मैथमेटिक्स में अप्लाई करके स्टूडेंट्स को समझाएं। तो ये उसी से रिलेटेड है। फ्रूटर्स और शक्करी माल्टा इंशाल्लाह आने वाले हैं कुछ दिनों में, और उनसे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो हमने इसके लिए इक्वेशन डेवलप करनी है। जब भी हमारे पास कोई ऐसी इक्वेशन हो, कोई ऐसी स्टेटमेंट हो, कोई ऐसी सिचुएशन हो जिसमें वर्ड प्रॉब्लम है, तो वर्ड प्रॉब्लम में सबसे पहले हमने लेट करना है, सपोज करना है, कंसीडर करना है वेरिएबल्स को। एक्स वाई जी आर कंसिडर्ड एज वेरिएबल्स, ए बी सी आर कंसिडर्ड एज कोएफिशिएंट्स आर कांस्टेंट्स। अब इस बात को याद रखना है आपने। और कभी कभार हम ऐसा भी करेंगे कि एक्स वाई सी एक तरह की सिचुएशन में यूज़ करेंगे तो ए बी सी दूसरी तरह की सिचुएशन में यूज़ करेंगे फॉर वेरिएबल्स, बट कॉमनली एक्स वाई जी आर कंसिडर्ड एज वेरिएबल्स एंड ए बी सी आर कंसिडर्ड एज देयर कोएफिशिएंट्स आर कांस्टेंट्स। So let in this situation x and y be the number of dozens of fruiters and shakri malta sold respectively. Then जिसको हमने जो कुछ कहा उसको उसके मुताबिक फ्रूटर की प्राइस हमारे पास है, उसका रेट है 120 पर डज़न, तो हमने 120 एक्स लिख दिया। और शक्री माल्टा का 150 पर डज़न, तो हमने 150 वाई लिख दिया। दोनों को मिला के कितना उसने अर्न किया 1200, इसलिए दोनों को इक्वल कर दिया 1200 के। इक्वेशन 1 डेवलप हो गई। इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन डिस्क्राइबिंग द सिचुएशन। जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है वैसे ही उसका कंक्लूजन लिख दें, बस ये इक्वेशन है। ओके, नेक्स्ट। अब हमारे पास ये जो इक्वेशन है इसको अगर हम सिंप्लीफाई करना चाहें तो ये 30 पे डिवाइड होती है। हमने मैक्सिमम नंबर पे डिवाइड करना होता है और इसी को कहते हैं HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब ये उसकी एप्लीकेशन आ गई है। HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इनमें कौन सा है। हम इसे 2 पे भी डिवाइड कर सकते हैं सारी इक्वेशन को, फिर 2 पे डिवाइड करेंगे, फिर 5 पे डिवाइड करेंगे, फिर इसी तरह से डिवाइड करते जाएंगे। नहीं, ऐसे नहीं करना कि ये 30 है, इसके फैक्टर्स बनते हैं 2 इंटू 3 इंटू 5, तो हमने 2 3 5 पे डिवाइड नहीं करना, हमने डायरेक्ट 30 पे डिवाइड करना है। और ये हम कर सकते हैं, ज़ीरो तमाम में है तो 10 पे डिवाइड करने से ये बन जाएगा 12x प्लस 15y इक्वल टू 120 सॉरी। तो उसके बाद हमने इसे डिवाइड कर देना है 3 पे, क्योंकि 12 और 15 और 120 ऑल आर डिविजिबल बाय 3। तो जब हम 10 और 3 पे डिवाइड करेंगे तो ऑब्वियसली हम 30 पे डिवाइड कर रहे हैं, तो इसलिए डायरेक्टली आई राइट डिवाइडेड बाय 30। ये शॉर्टेस्ट वे में हम बताते जाएंगे कि हम क्या कर रहे हैं। पहले भी एक प्रेजेंटेशन में और एक वीडियो में मैंने बताया, आपने क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना है कि एग्जामिनर को, जिसने पेपर मार्क करना है, जो एग्जामिन कर रहा है आपके सॉल्यूशन को, एग्जामिनर को समझ आती जाए कि ये इस स्टेप में इसके बाद ये, इसके बाद ये हुआ, ये हुआ। हर एक चीज़ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो, वो अपने आप को खुद एक्सप्लेन कर रही हों स्टेप्स। अगर स्टेप्स अपने आप को एक्सप्लेन कर रहे हैं और इजीली ये सिचुएशन डेवलप होती जा रही है और हम उस रिक्वायरमेंट तक पहुँचे हैं व्हाट इज़ रिक्वायर्ड इन द क्वेश्चन, तो हमारे मार्क्स पूरे हो जाएंगे, हमारी सिचुएशन क्लियर हो जाएगी। और अगर ऐसा नहीं है, कहीं भी एम्बिग्यूटी है, तो फिर ज़्यादा बॉदर नहीं करना एग्जामिनर ने, उसने वहीं तक मार्क्स देने हैं जो सिचुएशन के मुताबिक हैं और उसे आगे मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। तो हमने कोशिश करनी है कि हमने मार्क्स डिडक्ट नहीं होने देने, और उसका तरीका यही है जो मैंने अभी बताया, इन्वॉल्व योर सेल्फ इन द एक्टिविटी। ओके, जब हम डिवाइड करेंगे दिस बिकम्स 4x प्लस 5y इक्वल टू 40 इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई है। पहले इक्वेशन हमारे पास थी जो डिस्क्राइबिंग द सिचुएशन थी, अब उसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया। ये स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी, या ax प्लस बी वाई माइनस सी इक्वल टू 0, बोथ आर कॉल्ड स्टैंडर्ड फॉर्म्स।
Putting y is equal to 4. Why are we putting it? If he sold 4 dozen of शक्री माल्टा, तो y की वैल्यू को हमने शक्री माल्टा किसको कहा? y को कहा, और x को हमने फ्रूटर्स से कंसीडर किया। तो हमने जिस चीज़ को जैसे सपोज किया वैसे ही उसकी वैल्यू को प्लग इन करके रिक्वायर्ड फाइंड कर सकते हैं। हाउ मैनी डजन्स ऑफ फ्रूटर्स ही सोल्ड, तो शक्री माल्टा अगर 4 डज़न हो तो शक्री माल्टा के लिए y की वैल्यू को 4 प्लग इन कर दें। जिस भी इक्वेशन में आप पुट करेंगे आंसर आपके पास ठीक आएगा। अगर हम 1 में पुट करें तो भी x की वैल्यू 5 आएगी, अगर 2 में पुट करें तो भी x की वैल्यू 5 आएगी। ओके, तो हमने आखिर में कंक्लूजन लिखना है उसी फॉर्म में जिस वर्डिंग में हमारे पास इफ़ ही सोल्ड 4 डजन ऑफ शक्री माल्टा, हाउ मैनी डजन ऑफ फ्रूटर ही सोल्ड, सो नासिर सोल्ड 5 डजन ऑफ फ्रूटर्स। ओके, इसको अगर पूरा लिखना चाहें तो उसमें लिखेंगे सो नासिर सोल्ड 5 डजन ऑफ फ्रूटर्स एंड 4 डजन ऑफ शक्री माल्टा। ओके, नेक्स्ट question number 2. The linear equation y is equal to 1450x plus 2000 describes the total cost for staying in a hotel for 1 day, where rupees 2000 is the rent of room for maximum 8 people and rupees 1450 is the food cost per person. Part 1. Find the cost paid to hotel if a group of 7 people stays for 1 day. Number 2. How many people can stay in the hotel for rupees 13,600 for 1 day? यानी अगर 7 लोग हों 8 के बजाय तो फिर उसके लिए कास्ट क्या पे करनी पड़ेगी, और अगर हमारे पास टोटल इतने पैसे हों 13,600 रुपीज़, तो फिर हम कितने दिनों के लिए स्टे कर सकते हैं, कितने लोग इसमें स्टे कर सकते हैं। हाउ मैनी पीपल कैन स्टे इन होटल फॉर रुपीज़ दिस फॉर 1 डे, एक दिन में कितने लोग स्टे कर सकते हैं। तो रेंट रूम का है 2000 पर डे, तो हमने ये फाइंड करना है कि कितने दिनों के लिए हो सकते हैं। अब इसमें हर एक चीज़ को मेंशन कर दिया गया है, उसको देखिए y इज़ इक्वल टू 1450x प्लस 2000। तो y हमारे पास ये, अब y की वैल्यू फाइंड करने के लिए y को हम यहाँ पे प्लग इन करेंगे तो x की वैल्यू जो आएगी वो सेकंड क्वेश्चन का आंसर होगा, और फर्स्ट क्वेश्चन के लिए हमने पीपल को फाइंड करना है, तो x की वैल्यू को पुट करेंगे 7, तो हमारे पास y आ जाएगा। क्लियर, देख लें 7 पीपल है तो x की जगह हम पुट करेंगे, और हाउ मैनी पीपल है तो x को हमने फाइंड करना है। इट मीन्स कि हमें 13,600 y की वैल्यू गिवन है। एक ही चीज़ है दोनों में, एक में हमने फाइंड करनी है, दूसरे में हमने प्लग इन करनी है, पुट करना है, सब्सटीट्यूट करना है। तो इक्वेशन हमें जो गिवन है उसको हमने 1 कर दिया। फाइंड द कास्ट, हमने कास्ट फाइंड करनी है। कास्ट ये है, लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर, द लीनियर इक्वेशन दिस डिस्क्राइब द टोटल कास्ट, तो ये टोटल कास्ट y के इक्वल है। इस वजह से हम इसमें x की वैल्यू पुट करेंगे, तो x किसको शो कर रहा है, नंबर ऑफ पीपल को। तो x की वैल्यू को यहाँ पे है फाइंड द कास्ट पेड टू होटल इफ़ ग्रुप ऑफ 7 पीपल, x की वैल्यू 7 प्लग इन कर दें और उसको सिंप्लीफाई करें राइट साइड को। इस तरह से आपके पास y की वैल्यू आएगी 12,150। तो इसको लिखें डिस्क्रिप्शन में, डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है स्टेटमेंट में लिखें, देयरफॉर 1 डे कास्ट पेड टू होटल फॉर अ ग्रुप ऑफ 7 पीपल स्टे, 7 पीपल्स स्टे, यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी होनी चाहिए, 7 पीपल स्टे इज़ इक्वल टू रुपीज़ 12,150 रुपीज़। पार्ट 2, जैसे मैंने शुरू में बताया इस क्वेश्चन के स्टार्ट में कि हम 13,600 पुट करेंगे y को, तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी कि कितने लोग स्टे कर सकते हैं एक दिन के लिए। तो एक दिन के लिए रेंट तो 2000 है, ये जो हमारे पास फूड के चार्जेस दिए गए हैं या फूड कास्ट दी गई है उसमें फ़र्क आएगा, और उसके लिए पता चलेगा कि कितने लोग एक दिन के लिए हों तो उनके ये चार्जेस बन जाएंगे, उनके लिए ये पेमेंट बन जाएगी।
y की वैल्यू को 13,600 प्लग इन करें 1 में, y की जगह हमने पुट किया, ये इक्वेशन है हमारे पास 1, इसमें y की वैल्यू 13,600 पुट करें, बाकी को सिंप्लीफाई करके x की वैल्यू फाइंड करें, क्वांटिटीज़ को लेफ़्ट राइट ट्रांसफॉर्म करें और x की वैल्यू आ गई 8। इसको कंक्लूड करें, सो 8 पीपल कैन स्टे in the hotel for rupees 13,600 for 1 day. Okay, next. If one company provides rupees 5,500 per week along with extra bonus of rupees 700 and other offers rupees 800 per day, ख्याल ये रखना है कि हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए जब हमें रेशो और प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस दिए जाते हैं, उनमें भी एक मीटर में हो दूसरा सेंटीमीटर में क्वांटिटी हो, तो दोनों को या मीटर में कन्वर्ट करते हैं या सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं। इसी तरह से अगर हमें कोई चीज़ एक वीक्स में दी गई है और दूसरी डेज़ में दी गई है, तो दोनों को या तो डेज़ में कन्वर्ट करें या फिर वीक्स में कन्वर्ट करें। तो अगर हमारे पास ये पर वीक है तो हमने इसको भी वीक में कन्वर्ट करना है, और अगर ये वीक में नहीं इसको वीक में कन्वर्ट नहीं करते तो फिर इसको डेज़ में कन्वर्ट कर दें। क्वेश्चन को देखते हैं, उसकी रिक्वायरमेंट किसके मुताबिक है, उसके मुताबिक हमने कन्वर्जन करनी होगी। कन्वर्ट द डेटा इनटू लीनियर इक्वेशंस एंड टेल विच इज़ बेटर डील फॉर 2 वीक्स। इसका मतलब है हमने वीक्स में कन्वर्ट करना है, डेटा वीक्स में कन्वर्ट होगा। लेट एक्स बी द नंबर ऑफ वीक्स वर्कड एंड वाई बी द टोटल अर्निंग फॉर कंपनी ए, फॉर कंपनी 1, फॉर फर्स्ट कंपनी, जो भी आप लिखें। ठीक हो गया जी। टोटल अर्निंग, वाई टोटल अर्निंग है, देखिए टोटल यहाँ पे होगा, हमेशा इस बात का ख्याल रखना है, टोटल यहाँ पे आएगा। अभी जो हमने देखा था टोटल कास्ट कितनी होनी चाहिए, टोटल कास्ट 13,600 है, तो कितने लोग उसमें डील हो सकते हैं, तो टोटल हमने यहाँ प्लग इन किया था। बस कुछ पॉइंट्स हैं जिनको याद रखना है आपने, तो आपको जो भी सिचुएशन गिवन होगी, जो भी इक्वेशन गिवन होगी या डेवलप करना होगी, वो आसान हो जाएगी। बोनस है 700 का, इसलिए बोनस को हमने अलहदा लिखा। जो एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं उनको भी हम अलहदा लिखते हैं। ठीक, जो फिक्स चार्जेस हैं वो देखिए ये फिक्स है, इसलिए इनको एक्स के साथ लिखा। जितने डेज़ होंगे उतने डेज़ के चार्जेस, जितने वीक के लिए दिया गया है तो जितने वीक्स होंगे उतने वीक के चार्जेस। तो ये जो बोनस है या एक्स्ट्रा जो चीज़ें पे की जाती हैं या एक्स्ट्रा चीज़ें अर्न की जाती हैं, उन एक्स्ट्रास को हमने अलहदा से लिखना होता है, प्लस के साथ या माइनस के साथ। क्लियर हो गया। लेट ए बी द नंबर ऑफ डेज़, अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि एक्स वाई जी वेरिएबल्स हैं और ए बी सी कांस्टेंट्स हैं, लेकिन कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जब हमने दोनों को कंसीडर करना होता है एक साथ, तो यकीनन फिर हम ए बी सी को भी वेरिएबल्स में कंसीडर कर सकते हैं। बट कॉमनली वी कंसीडर ए बी सी एज कांस्टेंट्स, जैसे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 इज़ स्टैंडर्ड इक्वेशन, स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशन। हमने दूसरी सिचुएशन के लिए, दूसरी कंपनी के लिए फॉर कंपनी बी कहें, फॉर कंपनी 2 कहें, फॉर सेकंड कंपनी कहें, let A be the number of days worked and B be the total earning from company B। अब इसके लिए बोनस नहीं था। and other company offers rupees 800 per day, 800 per day, ये हो गया 800 per day। now comparing the deals for 2 weeks, 2 weeks का मतलब है x की वैल्यू को, ये वीक को, x वीक को शो कर रहा है, x की वैल्यू को 2 और फॉर कंपनी ए एंड ए इज इक्वल टू 14, क्योंकि ए नंबर ऑफ डेज़ को शो कर रहा है। 2 वीक्स में 14 डेज़ होते हैं, इसलिए ए को 14 से रिप्लेस करेंगे, कंसीडर करेंगे इस तरह से। पुटिंग एक्स इक्वल टू 2 इन 1, उससे आ गया वाई की वैल्यू आई हमारे पास 11,700, और जब पुटिंग बी इज इक्वल टू 14 बी 14 नहीं, ए इज इक्वल टू 14, यस ए इज इक्वल टू 14। पुटिंग ए इज इक्वल टू 14 इन 2
implies that B is equal to 800 into 14 which makes it 11,200. अब देख लें कि इस डील में हमारे पास अर्निंग बनती है 11,700 और इस डील में हमारे पास अर्निंग बनती है 11,200. ऑब्वियसली दिस इज़ बेटर ऑफर. तो इसी को हमने कंक्लूड करना है. कन्वर्ट द डेटा इनटू लीनियर इक्वेशंस. ये लीनियर इक्वेशंस बन गई 1 and 2. 1 and 2 आर रिक्वायर्ड लीनियर इक्वेशंस. एंड टेल विच इज़ बेटर डील फॉर 2 वीक्स. 2 वीक्स के लिए बेहतर कौन सी डील हो सकती है? द बेटर इज़ द फर्स्ट वन. द बेटर डील इज़ फ्रॉम कंपनी ए. Since y is equal to 11,700 is greater than b is equal to 11,200, the first deal from company A is better for 2 weeks. Okay. We proceed towards question number 4. A man earns rupees 120 per hour. He has rupees 500 in addition with him. अब ये एक्स्ट्रा हैं, ये 500 एक्स्ट्रा हैं, तो इनको हमने प्लस करके लिखना होगा. Write a linear equation for the situation and tell how much will he get after 12 hours. 120 per hour. Let x be the number of hours and y be the total amount. तो y is equal to 120x plus 500 होना चाहिए. क्लियर हो गया? y is equal to 120x plus 500. 500 पहले ही से उस पर्सन के पास है, उस मैन के पास है. तो ये इक्वेशन है. लीनियर इक्वेशन फॉर द सिचुएशन इज द रिक्वायर्ड लीनियर इक्वेशन फॉर द गिवन सिचुएशन. Substituting x is equal to 12, y 12, because we are required to get it. How much will he get after 12 hours? तो वैल्यू को x की वैल्यू को 12 प्लग इन करें. y आता है 1940. Conclude it. Therefore he will get rupees 1940 after 12 hours. नेक्स्ट, व्हाट डज स्लोप शो इन दिस सिचुएशन. पहले इसको उस फॉर्म में लिखें जिससे हमें स्लोप कंफर्म हो जाए. तो स्लोप की इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी विद y इज इक्वल टू, अब ये हमारे पास इक्वेशन थी y इज इक्वल टू 120x प्लस 500. तो m इज इक्वल टू 120. अब इसमें कंपेयर करें ना, m की जगह कौन सी क्वांटिटी है? 120. जो क्वांटिटी x के साथ मल्टीप्लाई हो रही है और y इस साइड पे है, तो इसको हमने लिखना है स्लोप. तो ये स्लोप हमारे पास आया 120 इन हिज अर्निंग रेट पर आवर. तो ये हमारे पास उसके अर्निंग में रेट है पर आवर का. तो m इज इक्वल टू 120 इज हिज अर्निंग रेट पर आवर. नेक्स्ट, थर्ड, व्हाट डज y इंटरसेप्ट रिप्रेजेंट हेयर. y क्या शो कर रहा है? y इंटरसेप्ट c इज इक्वल टू, ये c y इंटरसेप्ट है, इस साइड पे y है तो ये y इंटरसेप्ट है. अगर इस साइड पे x हो और यहाँ पे y हो तो ये x इंटरसेप्ट बन जाएगा. here is y intercept. Also c is equal to 500 is the y intercept, represents the amount of money he already had. अब यहाँ तो था he already had. अगर ये बोनस होता तो फिर हम लिख देते कि ये बोनस है, जैसे पिछले क्वेश्चंस में था कि उसको 700 बोनस दिया जाएगा. तो वो बोनस हम मेंशन करते जो यहाँ पे प्लस 700 की फॉर्म में था कि वो बोनस है. बस यही कुछ है, इतना ही कुछ होता है बेटा. डिफ़िकल्ट कुछ भी नहीं है. मैंने कहा ना, नथिंग इज़ हार्ड और डिफ़िकल्ट बट अ मैन्स विल. इंसान काम ही ना करना चाहे तो फिर तो कुछ भी नहीं कर सकता. सबसे मुश्किल काम यही है कि हम अपनी विल डेवलप करें, और जब विल डेवलप हो जाए, नथिंग इज़ हार्ड और डिफ़िकल्ट. नथिंग इज़ इम्पॉसिबल अंडर द सन. ट्रस्ट इन ऑलमाइटी. सबसे पहले अल्लाह पर भरोसा रखें. एंड थिंक दैट ही इज़ देयर टू हेल्प यू आउट. वो आपकी मदद के लिए हर दम आमादा है, हर वक्त तैयार है. बस आपको सिर्फ दिल में उसको मानने की और दिल से उसको बुलाने की ज़रूरत है कि या अल्लाह मेरी मदद कर, या अल्लाह मेरी रहनुमाई फरमा, मेरी हिदायत फरमा, मुझे इस काम में, मुझे इस मुश्किल में इसका हल अता फरमा. ठीक है जी. ओके, वी प्रोसीड. Question number 5. Ali shifted in a rented house on 1st September.
द इलेक्ट्रिक मीटर ऑफ हाउस वॉज शोइंग 44 यूनिट्स ऑन दैट डे. अब 44 पहले ही से हैं, इनको हम आखिर में लिख देंगे, 44 प्लस हो जाएंगे. If the average electricity consumed is 18 units per day, represent the situation through linear equation. Clear? How many units are consumed till 30th September? अब देखें 30th September पर 1st September को शिफ्ट हुए तो 30th September को क्या होंगे, 30 उसमें प्लग इन करना पड़ेगा. नेक्स्ट, what will be the bill after 1 month at the rate of ₹20 per unit? तो हमने 20 वैल्यू प्लग इन कर देनी है और आखिर में आंसर आ जाएगा. आफ्टर हाउ मैनी डेज द मीटर शो 404 यूनिट्स. अब ये y की वैल्यू में पुट करना होगा, इसको y की जगह प्लग इन कर देंगे कि 404 यूनिट्स यानी टोटल ओवरऑल यूनिट्स 404 कब होंगे. तो पहले मैंने बताया कि 44 सरप्लस हैं, वो पहले ही से हैं, मीटर पहले ही शो कर रहा है. जिस दिन शिफ्टिंग हुई है, जिस दिन घर किराए पे लिया गया है, उस दिन मीटर पे जो रीडिंग थी दैट वाज 44. तो इसको 44 को हमने सरप्लस में, ये 44 को हमने लिख देना है, ये अलहदा से है. ये उसी तरह बोनस की तरह से, ये उसी तरह जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में हमने पढ़ा कि ही ऑलरेडी हैज़, ये चीज़ उसके पास पहले ही थी. यही वाई इंटरसेप्ट है, यही वाई इंटरसेप्ट है. अगर यहाँ पे क्वेश्चन किया जाए व्हाट इज़ वाई इंटरसेप्ट, what is the intercept, what does intercept shows in the given situation, तो यही बताना है कि intercept which is 44 shows that these units have already been consumed before shifting. That's all. इतना ही कुछ काम है, कुछ भी मुश्किल नहीं है. Again and again I say all things are easy that are done willingly. Where there is a will there is a way. रास्ता उसी को मिलेगा जिसको विल होगी, वो हजूम में से भी रास्ता निकाल लेगा. और जिसकी विल ही डेवलप नहीं हो रही, सब कुछ खाली है, चटियल मैदान है, कोई भी नहीं है, वो अकेले अपने आप भी नहीं चल सकता क्योंकि उसमें विल ही नहीं है चलने फिरने की, चलने की, मूव करने की. कम ऑन. अच्छा जी, तो हमने पहली बात में ये कर दिया कि ये रिक्वायर्ड सिचुएशन है. ओके. If the average electricity consumed is 18 units per day, तो ये 18 पर डे है, 18 इंटू एक्स कर दें. y इज इक्वल टू 18x प्लस 44 सरप्लस है, ये पहले ही से हैं. सरप्लस का मतलब ये पहले ही से हैं, ये उनके शामिल नहीं होंगे, उनकी रीडिंग में शामिल नहीं होंगे, उनकी पेमेंट में शामिल नहीं होंगे जो इस घर में शिफ्ट हो रहे हैं. अली साहब, अली शिफ्टेड इन अ रेंटेड हाउस. अच्छा जी, तो हमने क्या करना है, रिक्वायरमेंट है, ये तो रिप्रेजेंट कर दिया, फर्स्ट हो गई रिक्वायरमेंट फुलफिल. हाउ मेनी यूनिट्स आर कंज्यूम्ड टिल 30th September, तो 30 पुट कर देना, एक्स की वैल्यू को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये यूनिट्स आ गए 30th September तक. अब 44 यूनिट्स ऑलरेडी हैं, तो फिर इन्होंने कितने कंज्यूम किए, टोटल कंज्यूम हुए 30th September तक, वो टोटल यूनिट्स जो शो हो रहे हैं मीटर पे वो 584 हैं. So 584 units are consumed till 30th September. Next, how many units are consumed हो गया. What will be the bill after 1 month at the rate of ₹20 per unit. रेट हमारे पास है 20, उसको टोटल से मल्टीप्लाई कर दें जो यूनिट्स हैं, then 584 into 20 makes it 11,680. तो इसको कंक्लूड करें. Therefore या thus या hence, so rupees 11,680 will be the bill after 1 month at the rate of rupees 120 per unit. Last and final requirement, after how many days the meter shows 404 units. तो उसमें y की वैल्यू पुट कर दें 404 और simplify for x, simplify the equation for x while plugging in the value y as 404 and get it as 20. Conclude it as, hence the meter shows 404 units after 20 days. 404, अब देखें ना, हमने 30th September तक जो रीडिंग फाइंड की है दैट वाज 584.
अब ये रिक्वायरमेंट आ गई। जैसे अब SLO बेस्ड क्या होता है क्वेश्चन, SLO बेस्ड यही होता है, क्वेश्चन इसी तरह का दिया जाए, इसमें लिखा हुआ है कि 404 यूनिट्स हों, आपको कहा जाए कि 500 यूनिट्स कितने दिनों में होंगे, तो आपने 500 की वैल्यू y के लिए प्लग इन कर देनी है, रिप्लेस y बाय 500, उससे x की वैल्यू रेलिवेंट आ जाएगी, तो उसको आपने कंक्लूड कर देना है। ये SLO है। यानी क्वेश्चन किसी भी तरह का दिया जा सकता है। इतने सारे क्वेश्चंस करने के बाद आपको पता होना चाहिए, आपको समझ आ जानी चाहिए। अगर आप विल से करेंगे सारी चीज़ें, इंटरेस्ट पे करेंगे, अटेंशन पे करेंगे, इफ़ समवन पेज अटेंशन, अटेंशन पेज हिम और हर, जो अटेंशन पे करेगा उसे अटेंशन पे करने से बहुत कुछ मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, Alia hired a taxi with a fixed charge of rupees 1500 plus 450 पर 30 मिनट्स। अब ख्याल रखना है, क्वेश्चन के मुताबिक मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं कि पर आवर हम अर्निंग को कंसीडर करते होते हैं, पर डे करते होते हैं, पर वीक करते होते हैं, पर 2 डेज़ नहीं करेंगे। अगर 2 डेज़ का गिवन है तो उसे पर वीक में कन्वर्ट करेंगे या पर डे में कन्वर्ट करेंगे। इसी तरह से पर आवर गिवन है तो ठीक है, लेकिन अगर पर 30 मिनट्स है, 15 मिनट्स है, तो उसको हमने पर आवर में कन्वर्ट करना होगा। क्लियर हो गया। रिप्रेजेंट द रिलेशन एज अ लीनियर इक्वेशन। व्हाट विल बी द कास्ट ऑफ टैक्सी फेयर आफ्टर 5 आवर्स। एक्स की वैल्यू 5 में प्लग इन कर दें, एक्स की जगह पे 5 प्लग इन कर दें। व्हाट इज़ द स्लोप ऑफ इक्वेशन इन दिस केस। स्लोप जो एक्स के साथ होता है वो स्लोप होता है। लेट एक्स बी द नंबर ऑफ आवर्स एंड वाई बी द कास्ट। वाई हमेशा टोटल के फॉर्म में यूज़ होती है, समझ आ गई। इसलिए टोटल में हम वाई को लिखेंगे, वाई इज इक्वल टू 50, अच्छा रेट रुपीज़, हाँ पहले इसको कंसीडर किया, ये 450 30 मिनट्स के लिए है, इसको डबल करेंगे तो ये 30 से 60 मिनट्स यानी 1 आवर हो जाएगा। तो 450 से कितने हो जाएंगे 900, इसको डबल करेंगे तो रेट बन जाएगा रुपीज़ 900 पर आवर। तो 900 एक्स के साथ लिख देंगे, ठीक। फिक्स्ड है रुपीज़ दिस प्लस 450 पर 30 मिनट्स पर डे। अब जो रेट होता है वो हमेशा मल्टीप्लाई होता है एक्स के साथ, और वाई टोटल में आता है। ये पिछले जितने क्वेश्चंस हमने किए हैं उसी में है। तो इक्वेशन में जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि एक्स की वैल्यू को 5 पुट कर दें, वाई का आंसर आ जाएगा, उसको कंक्लूड करें। वाई को क्या हमने सपोज किया, वाई बी द कास्ट ऑफ टैक्सी फेयर। तो अब ये क्वेश्चन भी हमारे आजकल के दौर के मुताबिक, आजकल के जो टैक्सी हम हायर करते हैं उसमें इसी तरह से होता है, वो तो पर मिनट चार्ज हो रहा होता है, ठीक है। इसको पर मिनट में भी ला सकते हैं हम, अगर हमें पर मिनट लाना पड़े तो हम इसको 30 पे डिवाइड कर दें तो पर मिनट आ जाएगा। फिर जितने मिनट्स होंगे उसको भी हम फाइंड कर सकते हैं। यही इसको जो हमने आवर्स में कन्वर्ट किया पर मिनट में रिक्वायरमेंट हो तो ये SLO बेस्ड बन जाएगा। यानी रिक्वायरमेंट क्या है, SLO ये है कि आपको एक सिचुएशन समझा दी गई है, चाहे वो एक सिचुएशन में टैक्सी फेयर की बात है, हाउस रेंट की बात है, या इसी तरह से कुछ और जो सिचुएशन पहले गिवन थी कि हम किसी शॉप से या किसी रेडी वाले से कुछ लेने गए हैं, तो उसने जो कुछ हमें बताया है उसके मुताबिक हम इक्वेशन कैसे डेवलप कर सकते हैं। यही कुछ है डेली लाइफ के सिचुएशन को मैथमेटिक्स में अप्लाई करना। दिस इज़ application of mathematics in daily life. Thus the cost of taxi fare after 5 hours will be rupees 6000. अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, what is the slope of equation in this case। x के साथ क्या लिखा हुआ है 900, यही स्लोप है, m is equal to 900, therefore the slope of equation in this case or in the case is rupees 900। बस यही कुछ बताना था कि स्लोप क्या है, तो स्लोप 900 है। नेक्स्ट एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं है, इसके अलावा नहीं कोई। व्हाट इज़ द स्लोप, स्लोप क्या है, हमने स्लोप बता दिया 900 है।
Question number 7. Derive the relation between Fahrenheit and Celsius scales in slope intercept form. Slope intercept form ये वेल नोन है हमें, हमारे पास ये 8 क्लास से ये क्वेश्चन होता है और 8 क्लास में ये गिवन होता है, हम इसके ऊपर लर्निंग ले चुके हुए हैं. एनी हाउ रिक्वायर्ड है तो हमने ये डेवलप करनी है. व्हाट डज वाई इंटरसेप्ट एंड स्लोप शोज इन द इक्वेशन. अब इसमें हमने बताना है कि कौन कौन सी वैल्यू क्या शो करती है. व्हाट इज़ टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट व्हेन टेम्परेचर इन सेल्सियस इज़ 5 डिग्री सेल्सियस. बस स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ये होती है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और फ़ारेनहाइट का रिलेशनशिप सेल्सियस के साथ ये है. अगर हमने फ़ारेनहाइट फाइंड करना हो तो सेल्सियस का रिलेशनशिप बनता है इस तरह से. क्लियर. सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का रिलेशनशिप है. द रिलेशनशिप बिटवीन फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस स्केल इज़ एफ इज़ इक्वल टू 9/5 सी 9/5 इंटू सी प्लस 32. इक्वेशन 1. दिस इज़ फर्स्ट रिक्वायरमेंट fulfilled here. Obviously slope is 9/5. mx प्लस सी होता है तो ये वेरिएबल है, इसमें हमने ये जैसे वैल्यू प्लग इन करनी है. तो 9/5 स्लोप है. y इंटरसेप्ट 32 है. क्या लिखा हुआ था? व्हाट डज y इंटरसेप्ट एंड स्लोप शो इन द इक्वेशन. अब ये शो क्या करते हैं उसको एक्सप्लेन करना है हमने. Y-intercept is 32 shows that Fahrenheit scale starts from 32. ठीक, starts from 32. ये 32 से स्टार्ट होता है. जैसे हमने अभी रेंटेड हाउस का देखा था कि 44 यूनिट्स पहले ही से हैं, तो 44 यूनिट्स यूज़ नहीं होंगे उस अली साहब के बिल में, उसने पे नहीं करने, वो पहले ही से पेड होने चाहिए. जो पहले लोग रह के गए हैं वो पे करेंगे, या जो लैंडलॉर्ड है, जिसका मकान है या जिसका घर है या जिसका बंगला है, वो पे करेगा. क्योंकि जिन लोगों ने आके फर्स्ट से वो हाउस रेंट पे लिया है तो वो तो उस यूनिट से देंगे जिस यूनिट तक को रीडिंग पहले से है, उससे आगे वाली यूनिट्स उनके होंगे. इसी तरह से वाई इंटरसेप्ट किसको शो कर रहा है. अब यहाँ पे हमें पता है कि फ़ारेनहाइट स्केल 32 से स्टार्ट होता है, इस वजह से हमने इसके मुताबिक इसको एक्सप्लेन करना है. जो सिचुएशन जैसे गिवन होगी उस सिचुएशन के मुताबिक हमने उसे एक्सप्लेन करना होगा. तो वाई इंटरसेप्ट क्या है? 32. तो फ़ारेनहाइट स्केल 32 से स्टार्ट होता है. द स्लोप 9/5 शोज द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ़ारेनहाइट स्केल विद रिस्पेक्ट टू सेल्सियस स्केल which implies that for unit increase in Celsius the Fahrenheit temperature increases by 9/5 degrees. तो 9/5 इसको 1.8 समथिंग भी लिख सकते हैं. 1.8 आता है एग्जैक्ट. 9/5 को फाइंड करें 1.8 आता है. ओके, 9/5 डिग्रीज. 9/5 डिग्रीज. अगर हम सेल्सियस में 1 प्लग इन करेंगे तो 32 में 1.8 ऐड हो जाएगा. यहाँ पे 1 हो जाए ना, तो ये 9/5 है, इसको दोनों को 90 कर दें तो 1.8 आ जाएगा. 18 5 90 होता है. वो खैर वो क्विक मैथ्स करने वालों के लिए मैंने बात की है, जिनका मैथ्स क्विक है. जो सोचते तेज़ नहीं है वो तेज़ परफॉर्म कैसे कर सकेंगे. तो बेटा मैं बार बार यही आपको मोटिवेट करता रहूँगा कि क्विक सोचना शुरू करें. क्विक सोचना शुरू करेंगे देन यू मे परफॉर्म क्विकली. ठीक है, ओके. अब लास्ट रिक्वायरमेंट है कि अगर 5 डिग्री सेल्सियस हो तो फ़ारेनहाइट में क्या होगा. तो सी की वैल्यू को 5 पुट कर दें. जब इसमें 5 प्लग इन करेंगे 5 इंटू 5 ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है, ये न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई होगा. तो 9 प्लस 32 मेक्स 41 डिग्री. 41. Therefore, Fahrenheit is equal to 41 degree is the required temperature in Fahrenheit when temperature in Celsius is 5 degree Celsius. Question number 8. A cricket team scores 96 runs in 16 overs and 180 in 30 overs. ये ordered pairs बन जाएंगे. 16 और 96 है और 30 और 180 है.
Write an equation of line for this situation. Part 2. What does the gradient mean in terms of scores? स्कोर के फॉर्म में ग्रेडियंट का क्या मतलब है, स्लोप क्या है, वो बताना है. ठीक है. अब आपको पता है कि एवरेज जो होती है वो रन्स पर ओवर होती है क्रिकेट मैच, तो अक्सर लोग देखते हैं. ठीक है. व्हाट डज द वाई इंटरसेप्ट मीन इन टर्म्स ऑफ स्कोर्स? वाई इंटरसेप्ट किस चीज़ को शो करता है? अच्छा, ये हम भी फाइंड करके सारा कुछ डिस्कस करते हैं. व्हाट विल बी द प्रिडिक्टेड स्कोर आफ्टर 45 ओवर्स? स्कोर कितना होगा? एक्स की वैल्यू 45 प्लग इन कर दें तो टोटल स्कोर आ जाएगा. वही वाली बात है जो पुरानी अभी हमने देखी. तो वाई को जब भी हमने फाइंड करना है, जब भी टोटल की बात होगी हम वाई को फाइंड करेंगे. ओके. आफ्टर हाउ मैनी ओवर्स एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है. ओवर्स कितने हैं? द प्रेडिक्टेड स्कोर विल बी 240. वाई की वैल्यू अगर 240 हो, नई बात कोई भी नहीं है. लेट एक्स बी द नंबर ऑफ ओवर्स एंड वाई बी द स्कोर्ड रन्स. देन x1 y1 इज इक्वल टू 16 96 ऑर्डर्ड पेयर बन गया. एंड x2 y2 भी 30 एंड 180. देखिए 30 ओवर्स में कितने हैं? x को हमने ओवर्स में कंसिडर किया, y को हमने स्कोर में कंसिडर किया. क्यों? y हमेशा डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है. सारी बातें समझते जाएं, जहन नशीन करते जाएं, अपनी नोटबुक्स पे लिखते जाएं. जहाँ ये क्वेश्चन कर रहे हैं, जहाँ भी एक्स वाई आ रहा है आप उसको चेक कर लें. एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, वाई डिपेंडेंट वेरिएबल होगा. वाई डिपेंड करता है. अब इसको आपको कोऑर्डिनेट एक्सेस में बताता हूँ. ये यूनिट भी कोऑर्डिनेट एक्सेस से रिलेटेड है. पहले आप एक्स एक्सेस ड्रा करते हैं, उसके बाद वाई एक्सेस ड्रा करते हैं. तो एक्स एक्सेस के परपेंडिकुलर वाई एक्सेस होता है. तो पहले एक्स ड्रा हुआ ना, तो जो पहले ड्रा हो रहा है वही जब ओवर स्टार्ट होंगे तो रन्स मिलेंगे ना, रन्स बनेंगे ना. ओवर स्टार्ट ही नहीं हुआ तो ओवर इंडिपेंडेंट हैं और स्कोर जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है. ओके. तो एक्स इंडिपेंडेंट होता है, वाई डिपेंडेंट वेरिएबल होता है. बी 2 पॉइंट्स. अब हमारे पास 2 पॉइंट्स आ गए. हम उससे स्लोप फाइंड करते हैं 2 पॉइंट स्लोप फॉर्म से. तो ये हमारे पास है m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 इक्वल टू m इक्वल टू 180 माइनस 96. जो वैल्यूज़ हैं उनको प्लग इन करके m 6 आ गया. द स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है हमारे पास y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी. तो हमारे पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से पुटिंग x2 y2 30 एंड 180 इन 180 इज इक्वल टू 6 इंटू 30 प्लस सी. इस तरह से हमारे पास c की वैल्यू आ गई 0. c इज इक्वल टू 0. सो y इज इक्वल टू 6x. हम c फाइंड करना चाहते थे कि इंटरसेप्ट क्या आ रहा है. उसके लिए हमने, अब ज़रूरी नहीं कि आप ये पुट करें 30 और 180. स्टूडेंट्स शुड बी थिंकिंग दैट ये 30 और 180 सर ने पुट कर दिया है तो हम क्या 16 और 96 को प्लग इन कर सकते हैं? येस, यू मे प्लग इन. आप 16 और 96 को प्लग इन कर दें. यहाँ पे 16 और y की जगह 96, उससे भी आपके पास c की वैल्यू 0 ही आएगी. हम c क्यों फाइंड करना चाह रहे हैं? क्योंकि हमारे पास y की वैल्यू भी है, x की वैल्यू भी है. लुक एट हियर, ये x है, ये y है, ये x है, ये y है. कोई एक वैल्यू पुट कर दें, कोई एक ऑर्डर्ड पेयर x1 y1 से पुट कर दें, x2 y2 से पुट कर दें. जो भी यहाँ पे पुट करेंगे, प्लग इन करेंगे, सब्सटीट्यूट करेंगे, x और y की जगह हमारे पास यहाँ पे एक x है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी. तो इससे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म डेवलप हो जाएगी. इक्वेशन आ गई ना. व्हाट डज y इंटरसेप्ट मीन? अच्छा, वो हम आगे अभी देखते हैं. तो ये हमारे पास आ गई. अब ये 6 हमारे पास क्या है? ये ग्रेडियंट है जिसको हम स्लोप कहते हैं. पहले हम ये बताएं कि पहली बात क्या थी. राइट एन इक्वेशन ऑफ लाइन फॉर दिस सिचुएशन. इस सिचुएशन में हमारे पास y की वैल्यू y इज इक्वल टू 6x इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन फॉर द गिवन सिचुएशन. मैं दोबारा बता रहा हूँ कि ये क्या चीज़ है. ये सेकंड पॉइंट को प्लग इन किया गया है. मैंने प्लग इन किया है सेकंड पॉइंट को. अब फर्स्ट पॉइंट को प्लग इन कर दें. 16 एंड 96 x और y की जगह प्लग इन करें. ये इस इक्वेशन में 1 में y की वैल्यू हमारे पास 96 और x की वैल्यू हमारे पास 16.
ये प्लग इन कर दें, सी की वैल्यू 0 ही आएगी। तो सी हमने फाइंड क्यों किया, हमने ये इक्वेशन डेवलप करनी है, इस इक्वेशन के डेवलप करने के लिए ही हमने सी फाइंड किया है। ओके, तो इक्वेशन हमारे पास ये आ गई, पहला पार्ट सॉल्व हो गया, कंक्लूड भी कर लिया, इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन फॉर द गिवन सिचुएशन। सेकंड के लिए द ग्रेडियंट m इज इक्वल टू 6 इन टर्म्स ऑफ स्कोर मीन्स द रन रेट पर ओवर, रन रेट पर ओवर, ये ओवर्स को शो कर रहा है ना x, तो ये रन रेट है। फर्स्ट ओवर में 6, सेकंड ओवर में 12, थर्ड ओवर में x की वैल्यू 3 पुट कर दें 18, तो ये रन रेट है ना। ओके, प्रोसीड, दैट इज द टीम स्कोर 6 रन पर ओवर। रन रेट पता है आप सबको, बस थोड़ा सा मैंने और बता दिया कि अगर इस तरह से समझ में ना आए तो ये क्लियर हो जाएगा। द वाई इंटरसेप्ट c इज इक्वल टू 0 मीन्स देयर वाज नो स्कोर एट द स्टार्ट ऑफ मैच बिफोर फर्स्ट ओवर। कोई स्कोर नहीं था, जाहिर है जब मैच स्टार्ट नहीं हुआ तो कोई स्कोर नहीं होता, ये तो एक सादा सी बात है, सबको पता है। इस वजह से इस सिचुएशन में c की वैल्यू 0 आई है। सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू 45 इन 2, इस 2 इक्वेशन में पुट कर दें x इज इक्वल टू 45, यही मैंने शुरू में बता दिया था कि 45 ओवर्स में लिखा हुआ है ना स्कोर आफ्टर 45 ओवर्स, तो x की वैल्यू 45 पुट कर दें, स्कोर आ जाएगा 270। सिंप्लीफाई करें इसको, इक्वेशन 2 को, 270 रन इज रिक्वायर्ड प्रिडिक्टेड स्कोर आफ्टर 45 ओवर्स। ये प्रिडिक्शन है कि 45 ओवर्स में कितने स्कोर हो जाएगा अगर रन रेट हमारे पास ये रहे और इक्वेशन हमारे पास ये हो तो। नेक्स्ट, आफ्टर हाउ मेनी ओवर्स, अब x फाइंड करना है। द प्रिडिक्टेड स्कोर विल बी 240, 240 स्कोर अगर हो तो ओवर्स कितने होंगे। ओके, ओवर्स के लिए x को फाइंड करना है, y की वैल्यू प्लग इन करें, x इज इक्वल टू 40, y 240 प्लग इन करें ना 2 को, 2 में y इज इक्वल टू 240 प्लग इन करें, इसको इस साइड पे कन्वर्ट करें, 6 4 24, तो ये 240 है, 24 का मतलब है 6 4 4 के साथ 0 लगाएंगे क्योंकि 24 के साथ 0 है, तो प्रेडिक्टेड स्कोर विल बी 240 आफ्टर 40 ओवर्स, 40 ओवर्स में ये हो जाएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9, Abdullah rented a truck for one day. The truck company charged rupees 5,000 per day and some additional money per kilometer. He drives 125 kilometers and paid rupees 30,000. अब ये टोटल है हमारे पास कि टोटल उसने इतने पे किए। Write an equation in point slope form that describes this situation. Number 2, find the amount per kilometer the truck rental company charges and relate it with slope. Slope के साथ relate करके उसको explain करना है। How much would it cost if Abdullah drove 180 किलोमीटर, x की वैल्यू 180 किलोमीटर लगा दें तो y की वैल्यू आ जाएगी। Let x y be the driven kilometers, फिर वही बात, अब x की वैल्यू को क्यों किलोमीटर्स में ले रहे हैं या y क्यों नहीं ले रहे हैं, y कास्ट क्यों है, क्योंकि कास्ट डिपेंड करती है किलोमीटर्स पे। हम अपना जर्नी स्टार्ट करेंगे तो जर्नी स्टार्ट होते ही किलोमीटर स्टार्ट हो गए, अब हमारे पेमेंट स्टार्ट हो जाएगी, ठीक हो गया। इस वजह से y यहाँ भी डिपेंडेंट वेरिएबल है, कास्ट इज़ डिपेंडेंट ऑन किलोमीटर्स। हम किलोमीटर्स स्टार्ट करेंगे, हमारे जर्नी स्टार्ट होगा तो जर्नी के स्टार्ट होने से ही कास्ट पे करनी पड़ेगी हमें, तो जितने किलोमीटर जाएंगे, इस वजह से हमने एक्स वाई को इसी तरह से कंसीडर किया है। लेट एक्स बी द नंबर ऑफ ड्रिवन किलोमीटर्स एंड वाई इन रुपीज़ एंड एम द एडिशनल चार्ज पर किलोमीटर, तो जो एडिशनल चार्ज है वो पर किलोमीटर एम होगा, इसी को ही हम स्लोप कहते हैं। पॉइंट स्लोप फॉर्म y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन, m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन, ये स्लोप पॉइंट फॉर्म है। तो इसमें वैल्यूज पुट करें 5000 एंड 0, क्यों 5000 एंड 0,
क्वेश्चन अराइजेस वाई 5000 एंड 0 किलोमीटर को शो कर रहा है। तो द ट्रक कंपनी चार्ज ₹5000 पर डे। तो ये 5 वाई की वैल्यू है पर डे, और इसमें पर डे उसने लेना ही है। ट्रक लेके घर पे खड़ा कर दें तो 5000 तो आपने देना है। अब ये बात भी है, वो मैंने एक्स वाई आपको समझाने के लिए कहा था, किलोमीटर स्टार्ट होंगे तो। लेकिन अगर आपने ट्रक हायर कर लिया हुआ है और आपके घर तक ट्रक पहुंच गया और आपने सारा दिन गुजार दिया उसको लोड करने में, कि आपने शिफ्टिंग करनी थी, सारा दिन लोड करने में हो गया, तो ट्रक की तो चार्जेस हो गए ना। अब नेक्स्ट 1 डे जो लगेगा उसको, उसके तो एडिशनल चार्जेस हो जाएंगे। इसी वजह से एडिशनल चार्जेस रखे गए पर किलोमीटर। ओके, तो ये इस वजह से हमने प्लग इन किया। y1 की वैल्यू हमारे पास 5000 है, और इससे हमारे पास इक्वेशन आए, इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन इन पॉइंट स्लोप फॉर्म दैट डिस्क्राइब्स द गिवन सिचुएशन। नेक्स्ट हम चलते हैं। अब्दुल्ला पेड ₹30,000 पर फॉर 1 डे along with the fixed amount of ₹5,000 and the amount for driving 125 kilometers, and M is the additional charge per kilometer। अब ये सिचुएशन डेवलप हो गई। 30,000 टोटल है, मैंने अभी बताया था। जो टोटल कास्ट होगी वो y इज इक्वल टू, मैथमेटिकली हम इसको लिख सकते हैं 125m प्लस 5000। अब इसके लिए m की वैल्यू फाइंड करें तो m आता है 200। इसको कंक्लूड करना है कि m क्या है। व्हाट इज़ m हेयर इन दिस सिचुएशन? द ट्रक रेंटल कंपनी चार्जेस ₹200 पर किलोमीटर, which is the slope of the equation. Putting m is equal to 200 in 1, तो इक्वेशन क्या आती है? 1 implies that. In 1 implies that y minus 500 equal to 200 into x minus 0। 1 में हमने प्लग इन कर दिया, तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। 1 to find पुटिंग स्लोप इज इक्वल टू m इक्वल टू 200 in 1। तो ये हमारे पास जो इक्वेशन थी ये अब इस फॉर्म में आ गई। m की वैल्यू जो यहाँ पे अननोन थे वो हमने यहाँ फाइंड की और उसको प्लग इन करके ये इक्वेशन हो गई। जो यहाँ पे अननोन के साथ थी वो यहाँ नॉन स्लोप के साथ है। स्लोप को हमने मेंशन कर दिया। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है? नेक्स्ट रिक्वायरमेंट इज़ हाउ मच वुड इट कास्ट इफ़ अब्दुल्ला ड्रोव 180 किलोमीटर्स। 180 x की वैल्यू में प्लग इन कर दें, ये देखें। पुटिंग x इज इक्वल टू 180 in 1, y इज इक्वल टू, ये सारा कुछ प्लग इन करके y की वैल्यू आ गई 41,000। कंक्लूड इट। सो रिक्वायर्ड कास्ट फॉर 180 किलोमीटर इज़ ₹41,000। जितने सिचुएशन हमारे पास रिक्वायर्ड थी, पहली सिचुएशन को ये, सेकंड सिचुएशन को ये हमने शो कर दिया, बता दिया, स्लोप के साथ रिलेट भी कर दिया, स्लोप फाइंड भी कर लिया। और तीसरी सिचुएशन में जो हमने बताना था कि हाउ मच वुड इट कॉस्ट इफ़ अब्दुल्ला ड्रोव 180 किलोमीटर्स, तो उसकी कास्ट ये आ गई 180 किलोमीटर्स की। क्लियर? वी प्रोसीड टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 10। A ship starts traveling from Karachi with latitude of 25 degree north and longitude 67 degree east. If the ship travels in a straight line and reaches a destination with latitude 32 degree north and longitude with 54 degree east, then derive the equation of line in point slope form. If ship moves to another location with a latitude of 39 degree north, what is longitude of that location? अब मैप से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, जैसे कि हमने SLO में देखा। SLO में भी यही कुछ सिचुएशन थी कि हम कैसे मैप रीडिंग कर सकते हैं। मैप पे लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड होते हैं, और लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं? लॉन्गिट्यूड x एक्सेस होते हैं और लैटिट्यूड y एक्सेस होते हैं। x एक्सेस लॉन्गिट्यूड, y एक्सेस लैटिट्यूड। तो x और y को हमने कंसीडर करना है।
लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में। अच्छा जी, दिस इज समथिंग अबाउट longitude and latitude. In geography and mapping, latitude and longitude are used to represent locations on the Earth's surface. Latitude is related to the y variable, measuring the distance north or south of the equator, ranging 0 degree at the equator to 90 degree at the north or south pole. Longitude is related to the x variable, measuring the distance east or west of the prime meridian in Greenwich, England. ये इंग्लैंड में एक जगह है जिसका नाम लिखा हुआ है, ranging from 0 to 180 degree east or west. So in Cartesian coordinates, y-axis represents longitude east to west and y-axis represents latitude from north to south. तो फिर वही बात हो गई कि एक्स एक्सिस पे क्या चीज़ रिप्रेजेंट होगी, तो एक्स वेरिएबल हमेशा इंडिपेंडेंट होता है और वाई वेरिएबल डिपेंडेंट होता है। क्लियर हो गई बात? तो हम इस तरह से इसको हम कंसीडर करते हैं। ओके, द गिवन सिचुएशन एक्स बी द लॉन्गिट्यूड एंड वाई बी द लैटिट्यूड, देन x1 y1 एंड x2 y2 ये वैल्यूज़ आएंगी। इससे हमने स्लोप फाइंड कर लेना है। 32 - 25 ये सारी चीज़ें आप प्रैक्टिस कर चुके हुए हैं। तो इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू 2567 विद स्लोप 7/13 माइनस साइन सेंटर में लें, दोनों के साथ कॉमन करके, या नीचे डिनोमिनेटर में आ रहा है तो इधर दोनों सूरतों में इट इज़ ट्रू। वैल्यूज़ प्लग इन कर दें पॉइंट स्लोप फॉर्म में। प्लग इन करने के बाद ये हमारे पास जो 1 आई है, दिस इज़ द रिक्वायर्ड फॉर्म। derive the equation of line in point slope form, ये point slope form है, 1 is point slope form, ये जो requirement है। derive the equation of line in point slope form, यहाँ पे mention कर देना है आपने, which is required point slope form। अब next है, if the ship moves to another location with latitude of y की वैल्यू अब हमें given है, what is longitude of this location, y की वैल्यू प्लग इन कर दें, y 39 है, इस इक्वेशन में प्लग इन करें, x की वैल्यू फाइंड करें तो x आता है 41। कंक्लूड इट। सो व्हेन द शिप इज़ एट अ लैटिट्यूड ऑफ 39 डिग्री नॉर्थ, द लॉन्गिट्यूड इज़ अप्रॉक्सीमेटली 41 डिग्री ईस्ट। approximately or exactly, it is exactly or approximately, whatever considered. Next, length and width of a plot shown are in the ratio 2 to 1। इसको L और B से भी, L और W से भी शो किया जा सकता है, कोई x y से लिखना ज़रूरी नहीं है, लेकिन कॉमनली हम x और y को कंसिडर करते हैं वेरिएबल्स में, तो उससे भी किया जा सकता है। लेट y एंड x बी द लेंथ एंड विड्थ ऑफ द प्लॉट। y बाई एक्स इज इक्वल टू 2 to 1। आप इसको एक्स वाई कर दें तो भी ठीक है, कोई मुश्किल बात नहीं है, दोनों सूरतों में ये ठीक ही आएगा आंसर। ठीक, इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन। सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू 30, इक्वेशन को हमने लिख दिया, उसके बाद हमने विड्थ की वैल्यू को 30 प्लग इन किया, तो जो विड्थ हमने लिया था x की वैल्यू प्लग इन करेंगे। सो लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 60 feet। व्हाट इज़ द स्लोप इन दिस केस एंड व्हाट डज इट मीन, इसका क्या मतलब है और यहाँ पे ये क्या चीज़ शो कर रहा है। कंपेयरिंग y इज इक्वल टू 2x विद y इज इक्वल टू mx प्लस c, वेयर m इज इक्वल टू 2। स्लोप आ गया हमारे पास 2, इसको एक्सप्लेन करना है, विच शोज दैट यूनिट इंक्रीज इन विड्थ डबल्स द लेंथ। देखिए ना, x की वैल्यू अगर 1 करें तो x क्या था हमारे पास, विड्थ हमने सपोज किया था, x को अगर 1 पुट करें तो y की वैल्यू 2 आएगी, तो डबल हो गई ना। x को अगर 3 पुट करें तो y की वैल्यू 6 आ गई, तो डबल होती जा रही है। 2x का मतलब होता ही डबल है।
तो विच शोज दैट यूनिट इंक्रीज इन विड्थ डबल्स द लेंथ। स्लोप हमारे पास विड्थ को शो कर रहा है। व्हाट इज स्लोप इन दिस केस? विड्थ इज स्लोप इन दिस केस। What does it mean? It means that the unit increase in width doubles the length. Okay, we completed the exercise 8.4. Thanks a lot for watching Najam at Mathematics. So nice of you. Keep on watching videos, make mathematics easy and understand the concepts to be easy, then you may be able to play at mathematics. मैथमेटिक्स और कुछ नहीं है, ये हमें इजी करने के लिए है। मैथमेटिक्स मुझ जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं और स्टूडेंट्स ने भी मुझे बताया कि सर हम मैथ्स के पीरियड में एंजॉय करते हैं, क्योंकि मैं उनको मैथ्स भी पढ़ाता हूँ और बहुत सारी लॉजिकल बातें भी सिखाता हूँ, जैसे आपको आज की प्रेजेंटेशन में बहुत सारी बताई हैं। Okay, thank you very much for watching Najam at Mathematics. Subscribe it as well. Also, जब कोई किसी के साथ नेकी करता है तो नेकी का बदला नेकी से ही दिया जाता है। हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान। कुरान करीम में सूरह रहमान में आयत है कि एहसान का बदला एहसान के अलावा क्या हो सकता है। तो बस इतना ही काम करना है आपने कि क्लिक करना है और कुछ भी नहीं करना। तो सब्सक्रिप्शन पे क्लिक कर दें। बेशक नोटिफिकेशन आप ऑन ना रखें, लेकिन ऑन रखेंगे तो आपको हर वक्त अपलोड होने वाली वीडियो मिलती रहेगी। ओके, लाइक्स भी कर दें। अब ये मैं आज कह रहा हूँ, आज से पहले मैंने नहीं कहा, इसलिए कि आप लोगों को ये भी सिखाना है कि जो कोई नेकी करता है उसके साथ नेकी करनी भी चाहिए। बस इसी वजह से मैं आपको कहने पे मजबूर हुआ, ताकि आपकी ये लर्निंग भी होती रहे, ऐसा ना हो कि ये चीज़ आपकी रह जाए। ओके, वंस अगेन सो नाइस ऑफ यू।